हमारे दर्शकों को आप बहुत आसान भाषा में ये समझाइए कि अस्थमा आखिर होता क्या है, ताकि इस बीमारी के बारे में हमारे दर्शक आसानी से समझ सके। देखिए, एस्मा एक हमारी जो वायुमार्ग होती है, जो हवा नली जिसको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, उसके अंदर सूजन जब होती है तो उसकी हवा नली की जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो हवा की जो रफ्तार है, उसकी खराश वो बढ़ जाती है, उसके कारण कठिनाई होती है। तो हवा नली के किसी के कारण सिकुड़न होने के कारण एस्मा के लक्षण पैदा होते हैं और ये पैदाशी बीमारी है और इसके लक्षण होते हैं खांसी, सांस फूलना, सांसें आवाजें होना। डॉक्टर, हर बीमारी के अपने कुछ कारण होते हैं। अस्थमा, जिसे कि आम भाषा में दमा भी कहा जाता है, आखिर ये बीमारी होती क्यों है? देखिए, एस्मा जिसको हम ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर होता है, वायुमार्ग के अंदर होता है। ये पैदाशी होती है, हमारे खून के रिश्तेदारों में से हमें ये जेनेटिक तौर पे मिलता है। बट हर एक के अंदर वो उस तरह की जेनेटिक टेंडेंसी होती है। बट अगर जेनेटिक टेंडेंसी के साथ साथ अगर कुछ ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स मतलब कोई रासायनिक ट्रिगर, चाहे पोल्यूशन हो, धूल मिट्टी हो, डस्ट माइट्स हो, पोलन्स हो या कोई फंगस हो, अगर आपकी रहन सहन ठीक ना हो, अगर वातावरण में कुछ इस तरह की चीज़ें उड़ने वाली चीज़ है, तो आपकी हवा नली थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो बट पारिवारिक इनहेरिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जेनेटिक टेंडेंसी है, बट माहौल के साथ वो बढ़ता रहता है। डॉक्टर, यूं तो सर्दियों के दिनों में अस्थमा के मरीजों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि पॉल्यूशन वाली स्थिति में भी अस्थमा के रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और जिन मरीजों को ये पता चल चुका है कि वो अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें इस बीमारी से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि प्रदूषण तो पूरे साल ही रहता है, बट इस समय जो विंटर की पोल्यूशन होते हैं तो हमारा जो बारीक जो पोल्यूशन है वो नीचे आ जाती है, क्योंकि विंड स्पीड कम हो जाते हैं और धुंध होने के कारण हमारी जो पोल्यूशन का जो एक्सपोजर बर्डन है, जिस रफ्तार से हम इनहेल करते हैं, वो हमारे नाक के लेवल तक आ जाती है। तो हम इसको बहुत हाई लेवल में पोल्यूटेंट्स को इनहेल करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पोल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उड़ने वाली चीज़ें, डस्ट माइट्स है, फूल के पराग है, मोल्ड्स है, डीजल के धुआं है, सिगरेट का धुआं है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे लंग्स के अंदर वार करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस समय विंटर पोल्यूशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हम उस पोल्यूटेंट्स को बहुत हाई इंटेंसिटी में, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लेवल में इनहेल करने लग जाते हैं। तो जिनकी हवा नली संवेदनशील है, जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्मा है, जिनको एस्मा पहले हो चुका है, जो दवाई नहीं ले रहे, वो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनके एस्मा बिगड़ने लग जाता है। डॉक्टर, जिन मरीजों को अस्थमा की दिक्कत होती है, उन्हें अक्सर नेबुलाइजर फिर पंप की सलाह दी जाती है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किन लोगों को पंप रखने की जरूरत है और किन लोगों को नेबुलाइजर की, और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? नेबुलाइजेशन एस्मा का इलाज नहीं है। नेबुलाइजेशन बहुत सारी दवाइयाँ होती है। एक नेबुलाइजेशन में 20 से 25 पफ्स होते हैं। एस्मा का, जैसे मैंने आपको बोला है कि एस्मा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। लाली बिल्कुल खत्म हो सकती है, खराश बिल्कुल खत्म हो सकती है, हवा नली के अंदर जो संवेदनशीलता है, जो उसकी जो रुकावट है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। आपको प्रिवेंटिव इनहेलर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिवेंटिव और रिलीवर। जो आप नेबुलाइजेशन की बातें कर रहे हैं वो रिलीवर होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको सर में दर्द हो रहा है, बार बार दर्द की गोली ले रहे हैं, वो तो उत्तर नहीं हुआ ना। तो इसमें प्रिवेंटिव इनहेलर होता है, जिसमें बहुत लो डोज में स्टेरॉयडल दवाई होती है, इसको हम आईसीएस कहते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, हवा नली खोलने की एक दवाई होती है, जिसको हम लावा कहते हैं, लावा और आईसीएस। ये रासायनिक बहुत लाइट डोज पे होता है। इनहेलर के जरिए अगर आप प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे तो आपकी हवा नली के अंदर लाली नहीं आएगी, खराश नहीं होगी, हवा नली खुली रहेगी। नेबुलाइजेशन इसका उत्तर नहीं है। उत्तर है आप उचित डोज पे उसको कंट्रोल करें। कंट्रोलिंग दवाई की जरूरत है, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटर। तो आप जरूर एक किसी पल्मोलॉजिस्ट या एस्मा विशेषज्ञ से मिलिए, जो आपको प्रिवेंटर दवाई के बारे में बताएगा। और प्रिवेंटर दवाई आप लेंगे तो बिल्कुल आप रिवर्सिबल डिजीज कर सकते हैं। ऑलरेडी 27 साल आपकी उम्र हो चुकी है, चीजें ये लेट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि 14 साल के बाद एस्मा बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर 14 साल तक एस्मा, तो बिल्कुल हम रिवर्ट कर सकते हैं। फिर भी अभी तक ये लेट नहीं है। आप अगर प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे, प्रॉपर डोज पे लेंगे, तो आपकी नेबुलाइजेशन और ये सारी बातें खत्म हो सकती है। डॉक्टर, अस्थमा के रोगियों में ये देखा गया है कि कई बार उन्हें अचानक अस्थमा का अटैक पड़ जाता है। ऐसे में मान लीजिए कि किसी को अस्थमा का अटैक पड़ा और उसके आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने दर्शकों को ये कहा कि ये मूडी डिजीज है, अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है, पोल्यूशन के साथ बढ़ सकता है, तनाव के साथ बढ़ सकता है। मतलब आपकी घर के अंदर अगर पेट्स है, डैंड्रफ है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रिगर जो बहुत बारीकी चीज़ से पकड़ सकता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपका एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, कारपेट से दूर रहना पड़ेगा।
सीलन से दूर रहना पड़ेगा, धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, घर के अंदर धूप, जोत, अगरबत्ती, रासायनिक चीज़ें, प्रिजर्वेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें टिप्स है, उसको विस्तारित रूप में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो आपने जो सवाल पूछा है, अगर किसी को इस तरह की तकलीफ हो जिसमें सांस की तकलीफ बढ़ रही है या सांस से आवाज़ें बढ़ रही हो, सांस नहीं ले पा रहे, सबसे पहले उसको रिलैक्स फील करना चाहिए, गोल गोल करके होठों को गोल गोल करके सांस छोड़ना चाहिए। देखिए होठों को गोल गोल करने से क्या होता है कि हमारी जो हवा नली के अंदर जो ट्रैपिंग ऑफ एयर है निकल जाती है। जैसे होठों को गोल मतलब जैसे बटुआ ब्रीथिंग कहते हैं, नीचे वाली होठों को गोल कीजिए, जैसे हमें देखिए आप जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरीके से धीरे धीरे हवा को छोड़िए तो हवा नली आपकी खुल जाती है और आप अच्छा हवा ले सकते हैं। पहली दूसरी बात क्या है, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। आपके पास अगर कोई रिलीवर इनलर है, जिसके जो हम रिलीवर कई नाम से आते हैं, जिसके अंदर मतलब हमारे जिसको हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, एस्थलीन, वेंटोलिन, एस्थलीन, डिओलिन, इस तरह की कई तरह हमारे देश में दवाइयाँ मिलती हैं जो हवा नली को खोल देता है। ब्रोंको डायलेटर कहते हैं इसको। ब्रोंको डायलेटर मतलब हवा नली, या आप स्पेसर के जरिए या पंप के जरिए धीरे धीरे गहरी गहरी अगर सांस लेंगे, एट ए टाइम अगर 4 पफ ले लेंगे 1-1 मिनट बाद, और 1 घंटे में अगर 16 पफ लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भागादड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप धैर्य रखिए, चीज़ों को ध्यान से रखिए, थोड़ी सी माहौल को ठीक रखिए, खुली हवा आने दीजिए, पर्सली ब्रीदिंग कीजिए, और रिलीवर इनहेलर को स्पेसर के जरिए, स्पेसर एक प्लास्टिक बॉटल जैसा होता है जिसके जरिए धीरे धीरे सांस को इनहेलर के जरिए लीजिए। इसको रिलीवर इनहेलर कहते हैं। जैसे मैंने बोला कई सारी कंपनियां बनाती है, बेसिकली ये एस्थलीन या वेंटोलिन या डिओलिन के नाम से हमारे देश में पाया जाता है।